नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ एक धातु, एक मेटल, इतिहास का पूरा रुख मोड़ सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे लोहे ने, जी हाँ आयरन ने, भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी, और उन सम्राटों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने इसकी ताकत से हमेशा के लिए इतिहास को बदल कर रख दिया। तो यही सवाल है हमारा। एक धातु आखिर एक साम्राज्य कैसे बना सकती है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक साधारण सी धातु ने पूरी की पूरी सभ्यता में इतनी बड़ी क्रांति ला दी। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम लौह युग से शुरू करेंगे, फिर 16 महाजनपदों को देखेंगे और जानेंगे मगध का वो विजयी फॉर्मूला क्या था। इसके बाद बात होगी पहले महान साम्राज्य की, फिर शांति के सम्राट अशोक की, और आखिर में देखेंगे कि पत्थरों में कौन सी विरासत वो छोड़ गए। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व ये वो दौर था जब लोहे का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होना शुरू हो गया था, और ये एक बहुत बड़े बदलाव की वजह बन रहा था। देखिए, यहाँ एक सीधी और बड़ी शक्तिशाली चेन रिएक्शन नजर आती है। लोहे के औजार आए तो खेती बेहतर हो गई, खेती बेहतर हुई मतलब अनाज ज्यादा पैदा होने लगा, और जब अनाज ज्यादा हुआ तो आबादी बढ़ी। अब इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए क्या चाहिए? बड़े और परमानेंट राज्य। मतलब ये एक ऐसा बदलाव था जो पूरे समाज को जड़ से बदल रहा था। और लोहे के इसी दौर से जो नए और पावरफुल राज्य उभरे, उन्हीं को कहा गया महाजनपद, यानी महान राज्य। ये कह सकते हैं भारत के पॉलिटिकल इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर था। पुराने ग्रंथों में भी इस दौर का जिक्र है कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 बड़े बड़े राज्य यानी महाजनपद उभर चुके थे, और जाहिर है ये सब पावर के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। एक नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत हो चुकी थी। और इन 16 में से भी ये 4 सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते थे: मगध, कोसल, वत्स और अवंती। और इन्हीं के बीच सुप्रेमेसी के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी, एक ऐसी लड़ाई जिसने आने वाले वक्त की नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि पावर की इस जंग में आखिर जीता कौन, और जो भी जीता उसमें ऐसी क्या खास बात थी? चलिए अब फोकस करते हैं मगध पर और उसकी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो मगध की सफलता का सीक्रेट क्या था? जवाब है 3 नेचुरल एडवांटेज। पहली, उपजाऊ जमीन जिससे भरपूर फसल होती थी और पैसा आता था। दूसरा, पास में ही लोहे की खदानें जिससे बने उस जमाने के सबसे बेहतरीन हथियार। और तीसरा, घने जंगल जहां से मिले युद्ध हाथी जो उस जमाने के जीते जागते टैंक हुआ करते थे। ये एक अनबीटेबल कॉम्बिनेशन था। हाँ, मगध की ये ताकत कोई एक दिन में नहीं बनी थी। हर्यक वंश ने इसकी नींव रखी, फिर शिशुनाग वंश ने इसे और बढ़ाया, और नंद वंश आते आते तो मगध इतना शक्तिशाली हो चुका था। सोचिए, इतना पावरफुल कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना ने भी उनसे लड़ने से मना कर दिया था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। नंद वंश के साथ ही सत्ता में एक ऐसा नाटकीय बदलाव हुआ जिसने भारत के पहले पैन इंडियन एम्पायर को जन्म दिया। अब देखिए, सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ था एक जालिम राजा धनानंद जिसे अपनी प्रजा बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, और दूसरी तरफ एक नौजवान, एक विजनरी चंद्रगुप्त मौर्य जो उसे चुनौती देने के लिए खड़ा हुआ। ये टकराव तो होना ही था। और इस टकराव का नतीजा वो तय किया एक मास्टरमाइंड ने, चाणक्य। उनकी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी और कूटनीति की बदौलत ही 322 बीसीई में चंद्रगुप्त ने नंदों को उखाड़ फेंका और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त के पोते अशोक की, जो दुनिया के इतिहास के सबसे फेमस शासकों में से एक गिने जाते हैं। अशोक एक बहुत बड़ा विजेता था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कलिंग की लड़ाई में जो जीत मिली, उस जीत ने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। ये एक ऐसी जीत थी जो लाखों लाशों के ढेर पर खड़ी थी। और ये इतिहास के उन बहुत रेयर मोमेंट्स में से एक है। सोचिए, एक महान राजा अपनी सबसे बड़ी जीत के बाद जंग की उस तबाही को देखकर इतना बदल जाता है कि हमेशा हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता ही छोड़ देता है। ये एक इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन था।
तो युद्ध छोड़ने के बाद अशोक ने धम्म को अपनी रॉयल पॉलिसी बनाया। अब ये धम्म क्या था? ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से प्रेरित था, पर यह सिर्फ एक धर्म नहीं था। ये असल में नैतिकता, शांति और अहिंसा पर आधारित जीने का एक तरीका था, जिसे उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में फैलाया। तो आखिर मौर्य साम्राज्य ने अपने पीछे क्या छोड़ा? क्या थी उनकी लेगेसी? उनकी विरासत सिर्फ जीती हुई जमीनें नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। असल में मौर्यों की विरासत के दो बड़े हिस्से थे। एक तरफ थे अशोक के वो संदेश जो उन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर खुदवा दिए, शांति और नैतिकता का एक परमानेंट सबूत। और दूसरी तरफ थी उनकी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था, जो चाणक्य के अर्थशास्त्र पर आधारित थी। ये एक ऐसा मॉडल बना जिसे आने वाले कई राजाओं ने फॉलो किया। और यहीं पर अशोक की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक शासक की असली विरासत क्या होती है? वो साम्राज्य जो वो बनाता है, या वो शांति जिसकी वो प्रेरणा देता है?